भी लिए चलते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल का संबोधन हो रहा है। दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं? मैंने दिल्ली में वो काम कर दिए जो आज तक देश में कभी नहीं हुए। इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां ये लोग दिल्ली वाले काम नहीं कर पा रहे। वहां जनता ने वहां इन लोगों से अब पूछना चालू कर दिया कि भाई दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। जैसे इनकी गुजरात में सरकार है, यूपी में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, मध्य प्रदेश में। वहां आप लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया भाई दिल्ली और पंजाब में अगर बिजली फ्री है तो हमारी बिजली फ्री क्यों नहीं है। वहां लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया भाई दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है तो हमारे यहाँ पावर कट क्यों लग रहे हैं। वहां जनता ने इनसे पूछना चालू कर दिया भाई दिल्ली में सबको इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो वहां जनता ने, जहां 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां जनता ने इनकी जान खाली इनसे पूछना चालू कर दिया कि भाई जो काम दिल्ली में हो रहे हैं वो दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। पंजाब में हमारी जीत के बाद इनको लगने लगा कि अगर जल्दी दिल्ली के काम नहीं रोके गए, दिल्ली के काम बंद नहीं किए गए तो पूरे देश में इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा? पिछले 10 सालों में इन्होंने कई बार एलजी के जरिए दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की। आपको याद होगा कैसे 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठे रहे थे एलजी। बड़ी मुश्किल से मोहल्ला क्लिनिक की फाइल क्लियर करा के लाए थे। कैसे सीसीटीवी कैमरे की 2 साल तक फाइल एलजी लेके बैठ गए। फिर मैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय एलजी के घर के अंदर 10 दिन तक हम उनके घर के अंदर धरना देके बैठे, तब फाइल साइन। तो इस तरह से इन्होंने पिछले 10 साल में एलजी के जरिए खूब काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपका कोई भी काम रुकने नहीं दिया। मैं पढ़ा लिखा हूं, पहले सरकार में ऑफिसर रह चुका हूं, इसलिए मेरे को पता है कि सरकार कैसे चलानी है और सरकारी काम कैसे करना है। तो जब ये उसमें भी सफल नहीं हुए काम रोकने में, तो इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। मेरे काम से इन्हें इतना डर है कि इन्होंने जेल में हर तरह की कोशिश की कि मैं सही सलामत बाहर ना आ सकूं। इन्होंने जेल में मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं और पिछले 10 साल से मेरे को रोज 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने जेल में मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। इससे मेरी किडनी खराब हो सकती थी, मेरी मौत भी हो सकती थी। इनके इतने षड्यंत्र के बाद भी भगवान की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, संविधान की ताकत है और सुप्रीम कोर्ट का न्याय है कि आज मैं जेल से बाहर आ गया और आप लोगों के बीच में हूं। जब मैं जेल में था तो मेरे पीछे से इन्होंने दिल्ली के कई काम रोक दिए। मेरे को जेल से बाहर आने के बाद अब पता चल रहा है इन्होंने कई काम रोक दिए। जैसे टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं होने दी, सीवर की सफाई रोक दी जगह जगह, पानी की सप्लाई खराब कर दी इन्होंने, अस्पतालों में दवाइयों की बंद कर दी, अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए। लेकिन जेल से निकलते ही मैंने धड़ाधड़ सारे काम करवाने शुरू कर दिए। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे अब शुरू काम धीरे धीरे सारे। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। आपको बता दें, जयशंकर ने कहा कि व्यापार समेत आपसी सहयोग के सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है जब 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचा जाए। अगर आपसी सहयोग में भरोसा नहीं हो, अच्छे पड़ोसी की भावना गायब हो, तो हमें इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। तो इशारों में आप देखिए पाकिस्तान पर कैसे तीखा हमला किया गया है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आशीष, एक तरीके से पाकिस्तान को तीखे अंदाज में ये विदेश मंत्री ने नसीहत दे दी है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 दिन से कल जब वो आए थे और उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पॉजिटिव लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया। आज भी सुबह कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर ने अपने आज के रिमार्क्स में एससीओ में पाकिस्तान को घेरा, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिस मीन्स बीइंग फर्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन काउंटरिंग द 3 evils. If activities across borders are characterized by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade and energy flows, connectivity and people to people exchanges. बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है भारत का पोजीशन कि आप भले एससीओ के माध्यम से रीजनल कोऑपरेशन के एक मल्टीलैटरल फोरम को चेयर कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अगर इन 3 फ्रंट्स पर भारत के लिए क्रेडिबल और विजिबल एक्शन वो नहीं लेते हैं, टेरर ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर आपसी रिश्ते या फिर इस तरह के फोरम का कोई मायने नहीं रह जाता। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने खुद 10 साल बाद विदेश मंत्री का दौरा हो रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में आकर के उन्होंने बड़े कैटेगरिक तरीके से बड़ी साफ तौर पर भारत की पोजीशन को क्लियर किया है। पाकिस्तान को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा जब भारत के विदेश मंत्री यहाँ आकर के इस तरह की बात कहते हैं और तमाम देश यहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर इसका रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा। और ये हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने अपने कंसर्न जाहिर करके भारत के पोजीशन को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब ये भी देखना बड़ा अखिलेश दिलचस्प होगा कि जब क्लोजिंग रिमार्क्स होता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, तो वो इन सवालों पर जो भारत के विदेश मंत्री ने खड़े किए आज एससीओ के सम्मेलन के दौरान, इसका क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल। और देखिए, बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान और बराबरी का होना चाहिए, सबकी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, एक तरफा एजेंडे के हिसाब से नहीं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आशीष कुमार सिंह से लेते हैं। इस्लामाबाद से लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, चीन को भी नसीहत और कुल मिलाकर यह बताने का प्रयास किया गया है कि आप सिर्फ बातचीत का दिखावा नहीं कर सकते हैं, जब तक कि पड़ोसी के लिए आपके मन में सम्मान ना हो, उसकी संप्रभुता का आप सम्मान ना करें। और उन्होंने अखिलेश दोनों ही फ्रंट्स पे, सीपेक की बात करूं तो सीपेक को लेकर के क्लियर कट मैसेज दे दिया, और जिस तरह से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर के ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करता है चाइना, उस पर भी करारा हमला किया है। डॉक्टर जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी हमको अचीव करना है एससीओ में, टू डू दैट कोऑपरेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सोवरेन इक्वालिटी। इट शुड रिकग्नाइज द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कहते हुए भारत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भारत ने, जबकि चाइनीज प्रीमियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, चीन के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, क्लियर कट उन्होंने कहा है कि ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जब चाइना घुस करके किसी की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, उसको किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आज एससीओ के फोरम से ये 2 बड़े संदेश विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दिया है। क्लियर कट मैसेजिंग है चाइना और पाकिस्तान दोनों को, और जैसा मैंने आपसे कहा कि अब देखना होगा कि इन दोनों की तरफ से इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। इस पर नजर बनाकर रखिएगा आशीष साहब, जैसे ही वहां से कुछ अपडेट होगा दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, बाकी जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब खबर हरियाणा से। यहां पर नई सरकार के गठन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक है और बतौर पर्यवेक्षक बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं अमित शाह। नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। आपको बता दें कि कल हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो नई सरकार के गठन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। विधायक दल की बैठक होनी है कुछ ही देर में। सरकार गठन को लेकर जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं, पंचकुला में बीजेपी के विधायक दल की बैठक है। नीरज पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नीरज, तो मतलब आज विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा औपचारिक तौर पर? बिल्कुल अखिलेश, थोड़ी देर में विधायक दल का नेता किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और दूसरे ऑब्जर्वर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही, यानी कि करीब 5 मिनट पहले भाजपा मुख्यालय या जो पंचकुला में है यहाँ पहुंचे हैं। साथ में मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, ये सारे लोग आ गए हैं। जो समय निर्धारित था 12:20 का मैंने विधायक दल की बैठक के लिए, और उसी में नेता चुना जाना है। हमारे साथ राजीव जेटली हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। सर, क्या औपचारिकता अब रह गई है? देखिए, विधायक दल की बैठक हो रही है, कुछ 1 आध घंटा आपको लगेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता से चलती है। हरियाणा में प्रदेश की जनता ने जिस नेतृत्व को स्वीकार किया है, शीर्ष नेतृत्व जानता है और उन्हीं का नाम उजागर करेंगे। मैंडेट दिया था जिसको भी, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास।
वो हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्दी इस बात का निर्णय देने वाले हैं। तो अगले कितनी देर में ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, नायब सिंह सैनी होंगे या कोई और नया चेहरा? देखिए मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी। 1 घंटे की मीटिंग है विधायक दल की, उसके बाद काफ़ी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। अखिलेश, वैसे भी थोड़ी सी औपचारिकता होती है विधायक दल की बैठक में, सभी विधायकों का परिचय होता है, ऑब्जर्वर सबसे बात करते हैं, उसके बाद कोई एक सीनियर लीडर प्रस्ताव रखता है। और मुझे ऐसा जो समझ में आ रहा है कि मनोहर लाल खट्टर चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य में अच्छा खासा दखल रखते हैं और वो पहुंचे हैं, तो शायद प्रस्ताव वो खुद रखें कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उनकी तरफ से जब प्रस्ताव रखा जाएगा तो उस समय भाजपा में आमतौर पर होता है कि सब लोग हाथ उठाकर तय करते हैं कि हाँ हमारा अगला मुख्यमंत्री ये होगा। तो ये औपचारिकता में आधे घंटे 1 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद एक फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। जयशंकर ने कहा कि व्यापार समेत आपसी सहयोग के सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है जब 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचा जाए। अगर आपसी सहयोग में भरोसा नहीं हो, अच्छे पड़ोसी की भावना गायब हो, तो हमें इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। ये कहना है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। दरअसल आज एससीओ शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए देखिए किस तरीके से पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि व्यापार समेत आपसी सहयोग के सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए 3 बुराइयां, आतंकवाद का जिक्र उन्होंने किया, अलगाववाद और कट्टरवाद, कहा कि इससे बचा जाए। ये बात एस जयशंकर की तरफ से कही गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी घेरा है। कहा कि आपसी सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान और बराबरी का होना चाहिए, सबकी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, एक तरफा एजेंडे के हिसाब से नहीं। तो कुल मिलाकर देखिए जहां इस्लामाबाद में एस जयशंकर की मौजूदगी है, एससीओ शिखर सम्मेलन में वो शामिल हुए हैं और वहां पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जो तल्ख तेवर उनके देखने को मिले हैं चीन को लेकर भी देखिए, उन्होंने कहा कि सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है, एक तरफा एजेंडे के हिसाब से नहीं होना चाहिए। यह भी कहा कि एक दूसरे का सम्मान, बराबरी, ये होता है आपसी सहयोग का आधार। नाम नहीं लिया उन्होंने चीन का, नाम नहीं लिया उन्होंने पाकिस्तान का, लेकिन ये इशारा सीधे सीधे पाकिस्तान और चीन की तरफ था। एससीओ समिट जहां पर भारत का चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। अब देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक स्थिर अफगानिस्तान हम सभी के लिए जरूरी है। अफगानिस्तान की जमीन को किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पड़ोसियों के लिए परेशानी पैदा न हो। Ladies and gentlemen, Afghanistan, by virtue of its contiguity with our region, presents an invaluable and rare opportunity for trade and transit, benefiting all SCO member states. A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आप सुन रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि बेल्ट एंड रोड को चीन बना रहा है जो कि इस क्षेत्र के लिए बेहतर होगा। हमें मिलकर अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाना है जिससे सभी को फायदा हो। सुनिए। Belt and Road Initiative of President Xi Jinping, the China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the international North-South Transport Corridor should be expanded, focusing on developing road, rail and digital infrastructure that enhances integration and cooperation
across our region. Let us work together for a well-connected, integrated and prosperous region that benefits all member states. तो आपने सुना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, लेकिन आपने ये भी देखा कि किस तरीके से भारत ने इस्लामाबाद में भी अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया कि आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। और अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नायब सिंह सैनी फिर हरियाणा के सीएम होंगे। सैनी को विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर चुन लिया गया है। तो आज विधायक दल की बैठक हुई है थोड़ी देर पहले और नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए, यानी अगले मुख्यमंत्री सूबे के वही होने जा रहे हैं। हालांकि ये पहले से तय माना जा रहा था, नायब सिंह के नेतृत्व में वहां चुनाव भी हुआ और नतीजे जिस तरीके से रहे बीजेपी के लिए उत्साहजनक, और माना यही जा रहा था कि नायब सिंह सैनी ही फिर से हरियाणा के सीएम होंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भी हो चुकी थी और अभी जो बड़ी खबर आ रही है, नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता औपचारिक तौर पर चुन लिए गए हैं। तो ये जो विधायक दल की बैठक थी उसमें यह तय कर लिया गया, उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। क्या कुछ और इस बैठक में हुआ है, विस्तार से आपको जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। नीरज, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये प्रस्ताव रखा गया कि नायब सिंह सैनी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाए और सभी विधायकों ने एक सुर में हाथ हिलाकर अपना समर्थन दिया। विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्यों में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है और वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से जो लोगों के विकास के लिए विधायक दल की बैठक में खुद मौजूद थे और उनका संबोधन तमाम लोगों को वो कह रहे थे किस तरीके से बीजेपी की जो ये जीत हुई है उसके बारे में उन्होंने उसका जिक्र किया। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता एक बार फिर से चुन लिया गया है। कल सीएम पद की शपथ वो लेंगे, यानी कल शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले आज विधायक दल की बैठक हुई थी। तो नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मति के साथ उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो जो विधायक दल का नेता होता है वो सूबे का अगला मुखिया होता है और इस तरीके से नायब सिंह सैनी अब मुख्यमंत्री एक बार फिर से होने जा रहे हैं हरियाणा के। तो हरियाणा जहां पर चुनाव के नतीजे जब आए उसके बाद से बीजेपी लगातार फ्रंट फुट पर है। नीरज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, अमित शाह खुद मौजूद थे इस बैठक में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अखिलेश की अमित शाह की मौजूदगी में मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज दोनों बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के। उन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि नायब सिंह सैनी को फिर से मुख्यमंत्री चुना जाए, बनाया जाए। एक ही नाम केवल नायब सिंह सैनी पर चर्चा हुई और नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और सभी विधायकों ने एक सुर से इस पर अपनी सहमत दी, हाथ उठाकर सहमत दी और उसके बाद तुरंत वहाँ जयकारे भी लगने लगे। और गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, ये सब लोग भी डायस में मौजूद थे और ये बड़ी ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सारी चीज़ें संपन्न हुई। और अभी फिलहाल जब हम आप बात कर रहे हैं तो उनके बारे में वहाँ अंदर चर्चा भी हो रही। तो एक बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी, थोड़ी सी आशंका जताई जा रही थी कि शायद गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये सिर्फ एक औपचारिकता भरती विधायक दल की बैठक या कुछ अगर मगर में चीजें चल रही थी अंदर खाने? देखिए, पिछले अगर एक हफ्ते के दौरान की अगर बयानबाजी देखें तो एक तरह की चर्चा थी कि अनिल विज अलग नाराज है। अनिल विज खुद दावा ठोक रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक अंदर खाने खबर आ रही थी कि मनोहर लाल खट्टर ने भी शायद पार्टी हाईकमांड से इस बात के लिए कहा है कि उनकी कार्यकाल और उनके 10 साल के काम की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है तो एक बार फिर से उन पर कंसीडर किया जाए। इसके अलावा भी और भी कई नाम थे जो लगातार ये इस बात का
दबाव बना रहे थे, चाहे वो मंत्री पद के लिए हो, डिप्टी सीएम के लिए हो, कई ऐसी चीज़ें चल रही थी। इस बीच में जब ये लगा कि शायद कुछ परेशानी हो सकती है तो अमित शाह ने खुद कमान संभाली और अमित शाह को पार्टी ने ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया और उनके साथ मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो ऑब्जर्वर बनाए गए। दोनों लोग आज पहुंचे और माना जा रहा है मुख्यमंत्री अमित शाह के यहाँ आने के पीछे कारण ही यही है कि जो सीनियर नेता हरियाणा के हैं या जो लोग ऐसा सोच भी रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री वो बन जाएं या कुछ दबाव बना के अपने लोगों को मंत्री पद दिला दिया जाए, उन सब पे अपने आप विराम लग जाता है। क्योंकि भाजपा के बहुत सीनियर लीडर हैं अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और उनकी जो गिनती होती है वो ट्रबल शूटर की होती है, यानी कि जब समस्या में पार्टी होती है तो अमित शाह को लगाया जाता है और अमित शाह उस समस्या से पार्टी को बाहर लाने में सक्षम। ठीक है नीरज, मैं आगे आपके पास लौटूंगा, आगे भी कुछ और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन राजभवन से इस वक्त हमारे साथ सचिन मौजूद हैं, इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं हमारे सहयोगी। सचिन, अब आगे क्या पूरी प्रक्रिया रहनी है सरकार गठन को लेकर? जी देखिए, नायब सिंह सैनी को जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, तो अब से कुछ देर बाद जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। गवर्नर हाउस पे इस वक्त मैं हूँ और तमाम आप देखेंगे यहाँ पे हलचल बढ़ गई है, यहाँ पे पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो राजभवन पहुँचेंगे और सरकार बनाने का दावा फॉर्मली जो है वो पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो है सरकार बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुनने के बाद ये तमाम जो फॉर्मली सरकार बनाने का जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसको जो है अडॉप्ट किया जाएगा और गवर्नर हाउस पे आके राज्यपाल के पास जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे हलचल जो है गवर्नर हाउस पे लगातार है। अभी कुछ देर पहले यहाँ शांत था सब कुछ, अब जब जैसे ही ये तमाम प्रक्रिया जो है विधायक दल के नेता के चुनाव की जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो सारे जो ये कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, अब अलर्ट मोड पे हैं कि किसी भी वक्त जो है यहाँ बीजेपी के नेता जो है सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो यही प्रक्रिया होती है जो लेट डाउन प्रोसीजर है सरकार बनाने के लिए। सरकार सचिन, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए राजभवन में जो हलचल नजर आ रही है, लेकिन एक बात और बताइए कि नायब सिंह सैनी तो अगले मुखिया होने जा रहे हैं सूबे के,